हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। आज 29 जुलाई। शुरुआत करते हैं पहले क्विक रिवीजन शीट से, उसके बाद अपने हम रेगुलर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को अंत तक देखते रहें, मेरे साथ बने रहें। बहुत सी सारी चीजें आप सीख के जाएंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये मंगोलिया देश में आयोजित किया जा रहा है और उसकी जो एक्चुअल लोकेशन है वो है उलान बतार नामक शहर है, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है। ये एक्सरसाइज 21वां संस्करण होगा, यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यूएस और मंगोलिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तब ये द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल एक्सरसाइज थी, लेकिन अब ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बन चुकी है। इसमें दुनिया भर के देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत से भी आर्म फोर्सेस पार्टिसिपेट इसमें कर रही हैं। जैसा कि इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में यूएस और मंगोलिया के बीच में, तो अभी भी इसको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। और इसका आयोजन शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 27 जुलाई से 9 अगस्त तक का इसका पार्टिसिपेशन होगा। भारत और मंगोलिया की बात करें तो हमारे बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। और ये एक्सरसाइज इस बार हुई थी उमरोई में। उमरोई एक जगह है मेघालय स्टेट में, तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। तो ये रहे मंगोलिया के बारे में। हाल ही में लिथियम डिस्कवर किया गया है मांड्या और यादगिरी जिलों में। तो ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक के जिले हैं, याद रखिएगा। लिथियम बहुत ही स्ट्रेटेजिक मटेरियल है, क्योंकि सारे देशों को इसकी जरूरत है। पहले इसकी जो ऑब्वियस यूज है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स की जो बैटरी है, ईवी की जो बैटरी है। और जितने फ्यूचरिस्टिक्स मिशन हैं जैसे कि स्पेस में हो गए, इसमें लिथियम को इसके अलॉय बनाते हैं और बहुत सारे हाईटेक इक्विपमेंट्स में इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये स्ट्रेटेजिक मटेरियल है। सिम्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्टील इंपोर्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। इस पोर्टल के माध्यम से जो विदेशों से आने वाले स्टील्स हैं, जो घरेलू स्टील्स हैं, उसके बारे में तुलना की जाएगी। उसके बाद कौन से क्षेत्र में कहां से किस प्रकार से यूज करना है उसको एक डेटाबेस में देख के मैनेज किया जाएगा। नीति आयोग ने गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया था, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये है ई ट्रक्स के बारे में। अभी हमारे पास मैक्सिमम जो ट्रक्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ईवी ऑपरेटेड नहीं है, वो डीजल पेट्रोल ऑपरेटेड है। तो इनको बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, तो ये बनी है डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट हैं और इनको एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया गया है। इनके साथ साथ और मेंबर्स की टीम है जो प्रेस्टिजियस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट से आते हैं। 16वां वित्त आयोग के जो चीफ होंगे वो बनेंगे अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के। फाइनेंस कमीशन भारत के संविधान में लिखित है और ये 280 आर्टिकल के अंडर में आता है। और इनका कार्यकाल 5 साल का होगा और इसकी शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल 2026 से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन। अक्सर क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स कहाँ पे हेल्ड किया गया है, तो ये मोरक्को नामक देश में हेल्ड किया गया था। और अगर हम मोरक्को में खास जगह की बात करें तो अगादीर एक शहर है, AGADIR अगादीर शहर है, वहां पे आयोजित किया गया था। इसमें यूनेस्को ने बताया है कि 2050 तक 90% सॉइल जो डिग्रेड हो जाएंगी, इसको प्रिवेंशन करने के लिए हमें इफेक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे। वायु अभ्यास पिच ब्लैक कहाँ पे आयोजित किया जाता है और कितनी बार होता है, तो वायु अभ्यास पिच ब्लैक 2 साल में एक बार, यानी कि 1/2। और ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। ये मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। दुनिया का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट कहाँ पे होगा, तो ये गोवा में होगा। और क्वेश्चन में इसको कुछ अलग तरीके से पूछते हैं, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म है वेव। W फॉर वर्ड, A फॉर ऑडियो, V फॉर विजुअल, E फॉर एंटरटेनमेंट। तो याद रखिएगा फर्स्ट वेव समिट भी गोवा में ही हेल्ड होगा। कौन सा देश हाल ही में वीजा फ्री ट्रेवल शुरुआत की है, 35 यूरोपियन देशों की, और उसके बारे में आपको बताना है। तो ये है बेलारूस। बेलारूस बेसिकली रशिया का एक साथी दोस्त है, एलाई है, मित्र है। और जैसा कि पता है कि यूरोप में और रशिया के बीच में तनाव चल रहे हैं, उसके बाद भी बेलारूस ने 35 यूरोपियन देशों को 30 दिन वीजा फ्री ट्रेवल ऑफर किया है। भारत का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तो मॉरिशस में किया गया है। मॉरिशस में विदेश मंत्री श्री जयशंकर अभी गए थे, तो उन्होंने इसका वहां पे इनागुरेशन किया। और जन औषधि केंद्र जैसे कि हमें पता है कि एक जेनरिक दवाएं बेचता है, कम दाम में ज्यादा इफेक्टिव दवाएं बेचता है कंपेयर टू ब्रांडेड दवाइयां, ताकि सभी वर्गों तक इन दवाओं को पहुंचाया जा सके। NFDC ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है वॉइस बॉक्स लॉन्च करने के लिए। NFDC यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और जो वॉइस आर्टिस्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रतिभा को निखारने के लिए, उनको सही मंच देने के लिए इसने नेटफ्लिक्स के साथ साझेदारी की है और इसी का नाम है द वॉइस बॉक्स। तो ये रहा हमारी क्विक रिवीजन शीट। अब चलते हैं हमारे रेगुलर क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बन गई हैं?
शूटिंग मेडल है इनका और इनका नाम बताना है। ये बहुत ही फेमस है, मनु भाकेर। मनु भाकेर ने इस अवार्ड को जीता है। मनु भाकेर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारत का नाम रोशन किया है। तो याद रखिएगा, मनु भाकेर है भारत की पहली वुमेन टू विन ए शूटिंग मेडल इन ओलंपिक गेम्स। आपको कुछ रिवाइज करा देते हैं जुलाई के महत्वपूर्ण डेज की। जुलाई खत्म हो रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको बार बार रिवाइज करते रहें, मेरे साथ साथ आप रीड करते रहें, इससे आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी हो गया और नेशनल डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे यानी कि CAD हो गया। 2 जुलाई को मनाते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि UFO डे। 3 जुलाई को मनाते हैं नेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, ये स्टार मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई को अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे, जैसे कि अपने यहाँ 15 अगस्त हो गई। 6 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये सहकारिता के लिए है। भारत में सहकारिता जो मिनिस्टर हैं वो अमित शाह हैं। 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे और 20 जुलाई को मनाते हैं इंटरनेशनल मून डे और वर्ल्ड चेस डे। 28 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो ये रहे जुलाई की डेट्स, एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। सर्च जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ओपन एआई, क्लोज एआई, मेटा एआई और IBM, तो ये होगी ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया है। सर्च जीपीटी बेसिकली ये गूगल का अल्टरनेटिव बनाने जा रहा है, जैसे कि गूगल सर्च हम करते हैं उसी प्रकार से सर्च जीपीटी कार्य करेगा। ये चैट जीपीटी से अलग होगा और इसको जब समझ के रखिएगा। चैट जीपीटी जैसे कि हमको पता है कि एक LLM है यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एक चीज कॉमन है कि इसमें आप बहुत सारा डेटा सिखा देते हैं, उसी के रिस्पॉन्स पे वो उत्तर देता है। आप इसको एक अभी हाल ही में लॉन्च किया था लामा 3.1। लामा से हमेशा आप याद रखिए कि ये मेटा यानी कि फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये रहे एआई के बारे में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने अग्रवीरों के लिए 10% का पंजीकरण की घोषणा की है? यानी कि 10% वो जो राज्य की पुलिस फोर्स हो गई उनमें आरक्षण मिलेगा, फॉरेस्ट पुलिस फॉरेस्ट गार्ड्स हो गए उनमें आरक्षण मिलेगा और फायर सर्विसेज हो गए उसमें आरक्षण मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा टनल के बारे में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवनिर्मित शिंकुला सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 4.1 किलोमीटर। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक टनल है। ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करेगी। ये खासकर स्ट्रेटेजिक पोर्ट है क्योंकि चाइनीज बॉर्डर पे एक्सेस खराब हो जाता था हमारा मौसम के खराब होने से। तो यहाँ पे LOC पे या उसके आसपास के राज्यों में जाना बहुत आसान हो जाएगा। इससे भारत की कनेक्टिविटी में बहुत सुधार आएगा। हमेशा याद रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में जो रोड बनाती है वो NHAI नहीं बनाती, वो बनाती है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और ये भारत की स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी में बहुत ज्यादा सहयोग करने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी नेपिडा में। नेपिडा याद करिए कि ये म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार को पहले इसका नाम था बर्मा था। यहीं पे एक महत्वपूर्ण शहर है जिसको हम रंगून बोलते थे, हमारे इतिहास में इसका जिक्र है। बिम्स्टेक जैसा कि नाम है, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है। इसमें 7 देश हैं। इन 7 देशों को याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको इस प्रकार से ग्रुपिंग कर दें, BBIMNST, इससे चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, क्लियर हो गया। I फॉर इंडिया अपना खुद का ही है। M फॉर क्या हो सकता है? म्यांमार ही है। N फॉर नेपाल, S फॉर श्रीलंका और T फॉर थाईलैंड। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। तो इसको याद रखिएगा। नेपिडो में इसकी सिक्योरिटी चीफ की मीटिंग हो रही है। चौथी बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ की मीटिंग हो रही है। म्यांमार से याद रखेंगे कि म्यांमार में एक कॉप हुआ था यानी तख्ता पलट हुआ था और इसमें सरकार को हटा करके मिलिट्री चीफ ने खुद को शासन पर अपने आप को स्थापित कर लिया था। और जो इनका नाम है वो है मिन आउंग ह्लैंग। इसका नाम इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में खुद ही को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया है जुलाई में। इसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो याद रखिएगा। और म्यांमार की जो मिलिट्री है उसको बोलते हैं तात, TATMDAW, और इसका मतलब होता है रॉयल आर्म्ड फोर्सेस। और म्यांमार के साथ भारत की एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी सितवे पोर्ट को लेके। जैसा कि सितवे पोर्ट हो गया उसी प्रकार से ईरान का चबाहार पोर्ट हो गया। तो ये ऑपरेट करता IPGL यानी कि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केमिकल को लेके है, जानते हैं क्या है ये? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC के वैज्ञानिकों के एक अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला गया कि पीने के पानी में अगर यूरेनियम की मात्रा है तो कितनी तक सुरक्षित है, कितना तक सेफ रहेगा कि यूरेनियम उसमें पानी में रहे और पीने लायक रहे। तो ये बताया गया है
60 माइक्रोग्राम पर लीटर। जैसा कि हमको पता है कि यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है और ये लेकिन भाभा एटॉमिक रिसर्च में इतनी एक्सेप्टेबल यानी कि स्वीकार्य लिमिट बताई गई है। भाभा एटॉमिक रिसर्च भारत की एक प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च एजेंसी है जिसका नाम पड़ा था होमी जहांगीर भाभा जी के नाम से, और इसकी स्थापना की गई थी 1954 में और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एस्टेरॉयड को लेके है, स्पेस के बारे में चले जानते हैं क्या है। एपोफिस क्षुद्रग्रह मिशन अभी हाल ही में लॉन्च होगा, लेकिन एपोफिस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है डेविल सरपेंट। ये बेसिकली इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार इसका नाम दिया गया है, डेविल सरपेंट। और एपोफिस के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं कि एपोफिस अभी एक छोटा सा एस्टेरॉयड, छोटा सा पार्ट होता है, कंकड़ मान लीजिए अगर अर्थ की तुलना में देखा जाए तो ये अर्थ के पास से होकर गुजरेगा। ये बेसिकली कंकड़ नहीं, बहुत बड़ा है, अगर टकराएगा अर्थ पे तो बहुत विध्वंसकारी होगा। टकराएगा नहीं बेसिकली, लेकिन अर्थ के बहुत ही ज्यादा करीब से होकर गुजरेगा। और इस पे अध्ययन करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना एक मिशन लॉन्च करने की सोची है। यहाँ पे एक सैटेलाइट उठा के रख देंगे, लॉन्च करा देंगे। उसके बाद जब ये धरती के करीबी हिस्सों से गुजरेगा तो वो ये देखेंगे कि इस एस्टेरॉयड के सरफेस पे उसका बिहेवियर क्या है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी के संपर्क में आने के बाद वो कैसा रिस्पॉन्स करता है, कैसा उसका शेप साइज बदलता है। और इससे हम सिर्फ एपोफिस की स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि भविष्य में अगर कोई एस्टेरॉयड धरती की तरफ आता है तो बेहतर तरीके से हम बेहतरीन डिफेंस सिस्टम स्टैब्लिश कर पाएंगे, ताकि एस्टेरॉयड को नेस्ट करने की क्षमता हो। कई स्पेस एजेंसी बेसिकली पार्टिसिपेट कर रही, नासा भी कर रही है, और इसरो ने अभी ईएसए की बात चल रही है कि इस पे ज्वाइंट स्टडी की जाए, तो ये इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसका जो लॉन्च हो रहा है वो 2028 में होना है, और जबकि ये मिशन उस पर पहुंचेगा वो 2029 में पहुंचेगा। ईएसए से एक बात और याद रखिएगा कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और इसने अरियान 6 रॉकेट लॉन्च किया था, टेस्ट किया था। ये फ्रेंच गुयाना नामक जगह थी। फ्रेंच गुयाना बेसिकली यूरोप में नहीं है, याद रखिएगा। ये साउथ अमेरिका का एक छोटा सा पार्ट है जो कि फ्रांस का हिस्सा है। फ्रांस इसको ओवरसीज टेरिटरी मानता है, तो वहां से इसके लॉन्च की गई थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मुहिम लॉन्च की थी, उसका नाम था ZDC यानी कि जीरो डेब्री चार्टर। इसका उद्देश्य था कि अंतरिक्ष में कूड़े कबाड़े को कम करना है, क्योंकि लास्ट स्टेज का जो रॉकेट होता है वो अंतरिक्ष में जाके वहीं अटक जाता है सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद। तो अंतरिक्ष में जंक को कम करने के लिए ये जीरो डेब्री चार्टर एक पहल लॉन्च की गई। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी और इंपॉर्टेंट है। इफी उत्सव के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं शेखर कपूर। इफी का मतलब है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और इसमें भारतीय फिल्मों को सम्मानित किया जाता है। इसको आयोजन कराता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी। यह हर साल गोवा में आयोजित किया जाता है, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड हो गया या फिर सत्यजीत रे अवार्ड हो गया। फिल्मों के सम्मान से एक बात और याद रखिएगा कि सानिया मल्होत्रा जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनको मिसेस फिल्म के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इनको बेस्ट एक्ट्रेस से सम्मानित किया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि कांस जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, कांस एक जगह फ्रांस में, उसी के नाम पे पड़ा है। इसमें पायल कपाड़िया जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने एक मूवी बनाई थी और उसका जो नाम था वो था ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट। ये बेसिकली हिंदी और मलयालम फिल्म है, और इसके लिए इनको ग्रैंड प्री अवार्ड दिया गया था कॉर्न फिल्म फेस्टिवल में, जो कि पहली बार किसी भारतीय फिल्म को दिया गया है। इसके साथ साथ एक बात और याद रखें कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो मेलबोर्न में हो रहा है, उसमें रामचरण तेजा, जैसा कि उनके फेमस रोल को पता है कि ट्रिपल आर ने रोल किया था, तो इसके लिए उनको भारतीय कल्चर को सम्मानित करने के लिए मेलबोर्न फिल्म फेस्टिवल में उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये रांची करंट अफेयर्स। आशा आपको सुनना अच्छा लगा। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें, डाउट को आंसर करूंगा, फीडबैक कॉम्प्लीमेंट करूंगा। प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलते रहें। अगर आप कम समय में ज्यादा चीजें सीखना चाहते हो तो मेरे आप 3 मिनट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, यहाँ से आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके साथ साथ ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर वगैरह को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।